हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एडुरोही ऑफिशियल पर। आज 23 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, आज हम शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 23 अगस्त। तो शुरुआत करेंगे हम जन्मदिन से। जिनका आज जन्मदिन है उनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सायरा बानो। सायरा बानो के बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। सायरा बानो भारत की एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान है। जल्दी से आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने लिखा होगा अभिनेत्री तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और जब बात करते हैं इनके पति का नाम क्या है, इनके पति के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार बहुत बेहतरीन एक्टर रहे हैं हमारे बॉलीवुड की दुनिया के। वहीं जब हम बात करते हैं दिलीप कुमार, इनका मूल नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान। हालांकि मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। 2021 में 7 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई थी। थोड़ा सा यहाँ पर ये फोटोज देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चलेगा सायरा बानो के बारे में। सायरा बानो एक एक्टर, और साथ में इन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया और बाद में शादी भी कर ली। आज इनका जन्मदिन है, इनको बधाई हो। आज ही के दिन इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1944 में भारत इनकी जन्मभूमि रही है। इनकी कुछ फिल्में जैसे कि जंगली, हेरा फेरी, पड़ोसन, गोपी, विक्टोरिया नंबर 203, इस प्रकार की इनकी मूवीज हैं। आप देख भी सकते हैं, शायद आपने देखी भी होंगी। चलो, अब हम बातें कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जयंती से। जिनकी आज जयंती है इनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। इनका नाम है अन्ना मणि। अन्ना मणि के बारे में आप एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय भौतिकी और मौसम वैज्ञानिक अन्ना मणि किस राज्य से संबंधित रहीं? तो फिर आप कौन सा इसमें आंसर टिक करेंगे? अगर आपने लिखा होगा केरल तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अन्ना मणि, इनका जन्म 23 अगस्त 1918 को हुआ था। कहां पर? त्रावणकोर में। और ये जो क्षेत्र है कहां पर पड़ता है? केरल में है। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2001 को हुई थी। कहां पे? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है ना? और जैसे हम बात करें इनके बारे में, किस रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई, हमारे भारत में बड़ी प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक रही हैं ये। मौसम वैज्ञानिक, मौसम से संबंधित जो हम भविष्यवाणी करते हैं कि कब कितने बजे बारिश होगी, कल बारिश होगी या परसों बारिश होगी, नहीं होगी,
टेम्परेचर कैसा रहेगा, उसी से संबंधित इन्होंने भरसक प्रयास किए। और ऐसा कहा जाता है कि 1969 में अन्ना मणि को भारतीय मौसम विज्ञान में उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यशाला को भी स्थापित किया। चलिए जी, अब हम इनके बारे में जान लिए हैं, अब चलेंगे हम नेक्स्ट, इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलो जी, इनके बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम क्या है? ये के नाम से प्रसिद्ध हुए थे हमारे भारत में। इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो क्या लिखा आएगा? कृष्ण कुमार कुन्नथ। कृष्ण कुमार कुन्नथ की भी आज जयंती है। इनका जन्म 23 अगस्त 1968 को हुआ था। ठीक है, पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुन्नथ का जन्म किस राज्य में हुआ? जल्दी से आप बताएंगे कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा केरल, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पश्चिम बंगाल में हुई थी। 31 मई 2022 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है ना, जो कि हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये क्या थे? प्लेबैक सिंगर, यानी हिंदी में कहें तो पार्श्व गायक की इन्होंने भूमिका निभाई थी। जब सोनी टीवी की शुरुआत हुई थी, उस समय एक नया चेहरा उनको लेकर आना था, और वो नया चेहरा किसका था? के का था। इन्होंने बहुत सारे गीत जो हैं वो गाए हैं। आप इनके द्वारा गाए हुए गीतों के बारे में जानते भी होंगे, आपने सुने भी होंगे। हो सकता है आपको नाम ना पता हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने इनके द्वारा गाए हुए गीत ना सुने हों। तड़प तड़प के इस दिल से, ये भी गीत इन्हीं का लिखा हुआ है। सच कह रहा है दीवाना, हो सकता है आपने 1000% ये गीत सुना हो। ठीक है, और इनके बहुत सारे सॉन्ग हैं जो इन्होंने गाए। एक प्लेबैक सिंगर की भूमिका इन्होंने निभाई। आज इनकी जयंती है, इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे के बारे में। अब चलो इनके बारे में भी हम जानेंगे। इनका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री में इनका नाम पढ़ा है, इसका मतलब आपने तैयारी अच्छी की हुई है। 23 अगस्त 1875 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? चंपारण में हुआ था। और ये जो चंपारण क्षेत्र है कहाँ पर है? तो ये तो बिहार में है। मूल रूप से बिहार से बिलोंग करते थे ये। इनकी मृत्यु 20 मई 1929 को हुई थी। कहाँ पर? मोतिहारी में। और ये जो मोतिहारी क्षेत्र है ये कहाँ पर पड़ता है? ये तो बिहार में है। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब ऐसा हम एक आपको प्रदर्शन समझाने का प्रयास करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? सभी को पता है, महात्मा गांधी का नाम हम लेते हैं। लेकिन महात्मा गांधी को चंपारण क्षेत्र में सत्याग्रह करने के लिए न्योता किसने दिया था? तो फिर नाम आता है राजकुमार शुक्ल का। आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में एक पॉइंट, एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन सही है या फिर सही है। चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था, जो किसानों को अपने खेतों में नील की खेती करने के लिए मजबूर करती थी। तो पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो, चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ो, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। तो तीनों ही पॉइंट ठीक लिखे हुए हैं। इसी वजह से आपको लिख देना है ऑल ऑफ द अबो।
महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए बाध्य करने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। और राजकुमार शुक्ल की आज क्या है? जयंती है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। उससे पहले की बात करें तो महात्मा गांधी 1915 में भारत में आए थे, क्योंकि वो कहाँ पे गए हुए थे? अफ्रीका में गए हुए थे। और वो कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। उनके आने के इस उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक हुआ, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका क्या नाम है? इनका नाम है गोविंद विनायक, गोविंद विनायक करंदीकर। तो चलो थोड़ा सा हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको विंदा करंदीकर के नाम से भी जाना जाता है। करंदीकर, एक सेकंड रुकना, टाइपिंग मिस्टेक। करंदीकर। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलो जी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 23 अगस्त 1918 को हुआ था। कहां पर? सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र में। तो मूल रूप से कहां से बिलोंग करते हैं ये? महाराष्ट्र से। और इनकी मृत्यु 14 मार्च 2010 को हुई थी। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध मराठी कवि रह चुके हैं गोविंद विनायक करंदीकर। आप ये बताइएगा कि इनको किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ये। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल के ये कवि रहे होंगे, किस लेवल के ये लेखक रहे होंगे। इनके लेखनी की वजह से इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप ये बताइएगा कि इनको ये पुरस्कार कब दिया गया? तो यहां पर आपको लिख देना है 2003। ठीक है ना? जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित तो आपको 2003 मिलेगा। अदरवाइज विकिपीडिया पर आपको 2006 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो उसमें आपको गलती नहीं करनी है। अब जैसे बात करें, ये मराठी साहित्य से संबंधित हैं, यानी कि मराठी भाषा में इन्होंने अपना लिटरेचर लिखा। इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाओं की बात करें तो एक रचना इनकी आती है मृदगंधा। मृदगंधा नामक रचना किसकी है? तो लिख देना नाम आप, विंदा करंदीकर का। एक इनकी रचना जो है उसका नाम है सस्याचे कान, परी गा परी, ये भी इनकी एक रचना है। ठीक है ना? और भी इनके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मराठी में इन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया था। चलिए, इनके द्वारा लिखित बाल काव्य भी बड़े प्रसिद्ध हैं। समीक्षा संग्रह भी इन्होंने लिखे। इनके अलावा इनको और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है ना? तो आप इनके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिएगा। अब हम बातें करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। नाम आपको नहीं बताएंगे, आप नाम हमें बताएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जल्दी से आप बताओ इस क्वेश्चन का जवाब, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा आरती साहा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कल्पना चावला के बारे में अगर देखा जाए तो हमारी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं। अनीता कुंडू जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और ये एक पर्वतारोही हैं। बछेंद्री पाल के बारे में आपने जाना होगा, ये हमारे भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं आज? आरती साहा के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। और जैसे बात की जाए तो इनका जन्म
24 सितंबर 1940 को हुआ था। कहां पर हुआ इनका जन्म? कोलकाता में। कोलकाता वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और जैसे हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, आज ही के दिन इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? कोलकाता में ही हुई थी, पश्चिम बंगाल में। किस रूप में प्रसिद्ध रही? इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला। तो यानी कि ये हमारे भारत की विश्व प्रसिद्ध तैराक रह चुकी हैं। तो इन्होंने तैर कर पार किया था इंग्लिश चैनल को। भारत सरकार ने इनको पद्म श्री से सम्मानित किया। पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1960 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। इनको एक संज्ञा दी जाती है, शायद आपने नाम सुना होगा, इनको हम हिंदू जलपरी के नाम से जानते हैं। हिंदू जलपरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिर नाम लिख देना आप, आरती शाह का। हिंदुस्तानी जलपरी लिखना है, सॉरी, हिंदुस्तानी जलपरी। ठीक है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब अगर हम बातें करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पोले फोटो देख लीजिए, आरती शाह की फोटो। तैराकी में इन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया था। ठीक है ना? 1949 में आरती शाह ने अखिल भारतीय रिकॉर्ड सहित राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं में भी एक नई जीत हासिल करते हुए भारत का नाम रोशन किया था। ओलंपिक खेल हुए थे, आपको शायद ध्यान होगा, 1952 में। कहाँ पे हुए थे वो? तो हेलेंसिकी में हुए थे। हेलेंसिकी में हुए 1952 के ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। 1952 में, यानी कि हमारे भारत की स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। इस समय हमारी हॉकी टीम गोल्ड मेडल लेकर आई थी। और इस समय हमारे भारत का प्रथम व्यक्तिगत मेडल कोई लेकर आया था, तो किसका नाम आता है? खुशाबे जाधव का नाम आता है। में भी वो लेकर आए थे ब्रॉन्ज मेडल या फिर सिल्वर मेडल, एक बार वो चेक कर लेना। 1952 की वो बात है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में भी। इनका क्या नाम है? कुलदीप नैयर इनका नाम है। कुलदीप नैयर के बारे में हम बातें कवर करेंगे आज। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 14 अगस्त 1924 को हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ था? सियालकोट में। आजादी से पहले की बात है वो। अब वो एरिया पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2018 में हुई थी। कहां पे इनकी मृत्यु हुई? दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। किस रूप में इन्होंने अपनी जान पहचान बनाई? ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध लेखक रह चुके हैं, एक पत्रकार रह चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनको 1999 में एल्यूमिनी मेरिट अवार्ड दिया गया था। 25 सालों तक इन्होंने द टाइम्स लंदन के संवाददाता के रूप में कार्य किया। द टाइम्स लंदन। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो द टाइम्स न्यूज़पेपर है, इसके बारे में चलो आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आपने लिखा होगा इसमें 1838, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये बात है 3 नवंबर 1838 की, जब द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। जर्नल ऑफ कॉमर्स, तो ये इसका नाम था जब इसकी शुरुआत हुई थी। 1850 में ये जो न्यूज़पेपर है वो दैनिक संस्करण बन गया था। दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र अगर कोई है तो नाम लिख देना इसके बारे में। इसकी 3 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिकती हैं। यह भारत में सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाला अंग्रेजी भाषा का अखबार है। अगर देखा जाए तो
तो इसके जो मुख्यालय बने हुए हैं जहां से इनके संस्करण प्रकाशित होते हैं, तो मुंबई से प्रकाशन होता है, दिल्ली से होता है, कोलकाता से होता है और अहमदाबाद से होता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप थोड़ी बहुत ज्यादा जानकारी और भी हासिल कर सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं द टाइम्स ऑफ लंदन, यानी कि जहां पर 25 सालों तक इन्होंने प्रकाशन एक संवाददाता के रूप में कार्य किया था, किसने, तो नाम आएगा कुलदीप नैयर का। तो जो द टाइम्स ऑफ लंदन की बात हो रही है, मेनली तो लंदन का ही माना जाता है, अंग्रेजी अखबार है ना। तो पहली बार ये कब प्रकाशित हुआ था, 1785 में प्रकाशित हुआ था लंदन में। द डेली यूनिवर्सल रजिस्टर नाम शीर्षक था इसका, और यह प्रकाशित हुआ करता था। बाद में इसका नाम रख दिया गया द टाइम्स। कब ये नाम रखा गया था, 1 जनवरी 1788 को। तो आप देख सकते हैं 1785 से करते 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 1838 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की भी शुरुआत हो गई, भारत में भी अंग्रेजी भाषा में ये छपने लगा। ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, हरी घाटी किसका यात्रा वृतांत है। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा रघुवंश सहाय वर्मा, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये कौन है, तो यही तो है डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा। ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इनका जन्म 30 जून 1921 को हुआ था। कहाँ पर, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो हरदोई जिला है ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2013 में हुई थी। किस वजह से हमारे भारत में प्रसिद्ध हुए हैं ये, तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, एक साहित्यकार रहे हैं, एक आलोचक की भूमिका भी इन्होंने निभाई है। ठीक है ना। तो जब हम बात करें इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में, तो कुछ रचनाओं का जिक्र मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक इनकी रचना का नाम आता है तंतु जाल। ठीक है। एक इनकी रचना है छायाल्य। छायाल्य नाम से भी इनकी एक रचना है। और एक जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हरी घाटी, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। ठीक है ना। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे हम बात करें, साहित्य भूषण सम्मान इनको मिला, शंकर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने कौन सी भाषा में अपनी लेखनी जो है वो लिखी, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा। संस्कृति और मानव मूल्यों को आधार बनाकर लिखने वाले डॉक्टर रघुवंश का आज पुण्यतिथि का दिन है, तो हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब चलो हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, A.N. मूर्तिराव इनका नाम है। A.N. मूर्तिराव के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध लेखक A.N. मूर्तिराव को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के ये साहित्यकार रहे होंगे, किस लेवल के ये लेखक रहे होंगे। A.N. मूर्तिराव, इनको 1979 में ये पुरस्कार मिला था। थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में हम जुटा लेते हैं। इनका जन्म 16 जून 1900 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अगस्त 2003 को हुई थी। ठीक है। किस रूप में प्रसिद्ध हुए हमारे भारत में, कन्नड़ भाषा के ये साहित्यकार रहे, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला था 1979 में।
किस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार मिला, तो इनकी एक संस्मरण की मैं यहां पर लिख देता हूं। चित्रगल्लू नाम से इनका एक संस्मरण आपको दिखाई देगा। आप एक बार सर्च भी कर सकते हैं, चित्रगल्लू, पत्रगल्लू। तो ये जो संस्मरण है, इसी संस्मरण की वजह से इनको ये सम्मान मिला था। इन्होंने कई नाटक भी लिखे, और इनके जो नास्तिक विचारों के अगर आप रचनाओं के बारे में जानेंगे तो आपको और भी ज्यादा जानकारी इनके बारे में मिलेगी। अब चलो हम इनके बारे में जान लेते हैं। विनायक राव पटवर्धन। विनायक राव पटवर्धन के बारे में अगर हम जानें तो इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1898 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1975 में हुई थी। कहाँ पे? पुणे में इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से प्रसिद्ध रहे हमारे भारत में ये विनायक राव पटवर्धन? तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक रहे हैं और अच्छे लेखक भी रहे हैं। इन्होंने कई पाठ्यक्रम पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक इनकी रचना है राग विज्ञान, यानी कि खुद शास्त्रीय गायक थे तो रागों के बारे में इनको पता था। इस वजह से इन्होंने एक रचना भी लिखी राग विज्ञान नाम से। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया, पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो जैसे हम बात करें कौन से संगीत के लिए जाने जाते हैं, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। ठीक है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत। एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत भी तो होता है, लेकिन ये किसके थे? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। एक क्वेश्चन चलो बताओ, विनायक राव पटवर्धन के गुरु का क्या नाम था? यानी कि जिन गुरु से इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी, उनका नाम बता दीजिए। अगर आपने लिखा होगा इसमें विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में एक नाम विनायक राव पटवर्धन का भी आता है, जो हमारे भारत के एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रहे हैं। ठीक है, संगीत के गायक रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, कर्नाटक लिख दिया है, यहाँ पे आपको लिखना है संगीत। ठीक है ना, चलिए। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया था? 1972 में सम्मानित किया था। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऐसा कहा जाता है कि तराने के सिद्ध गायक माने गए थे ये, और रूस जैसा देश जो उस समय आपको पता है यूएसएसआर हुआ करता था, वहां पर भी जाके इन्होंने भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को क्या किया था? एक प्रसारित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी, केवल करंट अफेयर्स की जो कक्षा होती है उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। बशर्ते आप सर्च कर सकते हैं एड्यूरोही24 किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।